नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अर्थात बीपीएसएससी के द्वारा बिहार दारोगा पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के जितने भी अभी तक एग्ज़ाम आयोजित करवाए गई हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के प्रश्न पत्र को क्वेश्चन बैंक के तौर पे हम लोग उसका एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र शामिल हैं। दोस्तों, अभी तक कुल मिलाकर हम लोग 12 सेट को कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग 13वें सेट को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, एक बात और यहाँ पे विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इस क्वेश्चन बैंक में हम लोग पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ साथ प्रवर्तन अवर निरीक्षक और उत्पाद अवर निरीक्षक अर्थात इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और एक्साइज सब इंस्पेक्टर से भी संबंधित जो भी एग्ज़ाम करवाए गए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के प्रश्न पत्र को हम लोग यहाँ पे हल करने वाले हैं और अंदाज़ा लगाने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं और कितने प्रश्न को पुनरावृत्ति किया जा रहा है। फिलहाल इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं अपनी विषय सूची को कि अभी तक हम लोगों ने कितना अध्ययन कर लिया है और कितना अध्ययन करना बाकी है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग बात करें तो कुल मिला करके 12 सेट को हम लोग पीछे के वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हो तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से आप लोग उसे देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को एक नई दिशा दे सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग तैयारी करने वाले हैं और देखने वाले हैं सेट नंबर 13 को, जो कि बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो मेंस की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी 29/11/2020 ईस्वी को, उसके प्रश्न पत्र को हम लोग देखने वाले हैं। अर्थात पुलिस दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों बिहार दरोगा का, वो 29 नवंबर 2020 ईस्वी को जो मेंस की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी उसके द्वितीय प्रश्न पत्र को हम लोग देखने वाले हैं। सेकेंड पत्र को जो कि समान अध्ययन से संबंधित है, हम लोग फर्स्ट पेपर को नहीं देखने वाले हैं, समान हिंदी से जो संबंधित है अर्थात फर्स्ट पेपर को हम लोग इसमें स्किप करके चलेंगे और अगर डिमांड रहा तो आने वाले वीडियो में भी हम लोग हिंदी के जितने भी हो वो सब सेट का हम लोग एक साथ हिंदी का भी वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने सेकंड जो प्रश्न पत्र है समान अध्ययन का उससे संबंधित और उसके पहले प्रश्न को। तो इस तरीके से देखते हैं जो सेकंड पेपर है समान अध्ययन का, उसका पहला प्रश्न जो कि कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में तो वो मनाया जाता है 8 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी जो दिवस हैं उससे संबंधित उनके तिथि को देखें तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, जबकि विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। वहीं विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। वहीं बात करें रेड क्रॉस दिवस के बारे में तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को, जबकि विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, नौजवान भारत सभा की स्थापना की बात करें तो वो किया गया था दोस्तों भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ बात करें आत्मीय सभा की तो दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना करने वाले थे राजा राम मोहन राय और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किए थे भगत सिंह और उनके साथ साथ में दोस्तों छबील दास एवं यशपाल भी शामिल थे। जबकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की बात करें तो ये हुआ करते थे डॉक्टर हेडगवार। उसके बाद में विश्व भारती की स्थापना करने वाले थे रविंद्रनाथ ठाकुर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 3 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। दोस्तों, भारत में वरीयता का सही क्रम की बात करें तो वो हो जाएगा सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति। इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों की वरीयता अनुक्रम की बात करें तो इस प्रकार से है सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री। उसके नीचे का जो पद होता है वो होता है राज्यों के राज्यपाल और उसके बाद होता है भूतपूर्व राष्ट्रपति। उसके बाद होता है दोस्तों उप प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उसके नीचे होता है लोकसभा के अध्यक्ष। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जबकि 4 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों, कवक की कोशिका भित्ति के मुख्य अवयव की बात करें तो वो है काइटिन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा काइटिन।
कवक में संचित भोजन की बात करें तो कवक में संचित भोजन जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में ही रहता है और इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक के अध्ययन की बात करें तो दोस्तों कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी और कवक पर्णहरित रहित, सम्मोहन ऊतक रहित थैलोफाइटा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है एक समभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है, बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? दोस्तों एक समबहुभुज के आंतरिक कोण जो है उसके बाह्य कोण से 4 गुना है और उसके बहुभुज की संख्या को बताना है कि उसके बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। तो दोस्तों उसके बहुभुज की कुल संख्या जो है वो हो जाएगी 10। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह कौन सा है? दोस्तों वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ बात करें दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य के बढ़ते हुए क्रम के बारे में तो सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश, उससे ऊपर आता है मिजोरम और उसके बाद सिक्किम और उसके बाद आ जाता है दोस्तों मणिपुर। इसके बाद बात करें दोस्तों कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य जो कि घटते क्रम में देखें तो आता है बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद में केरल और तब उत्तर प्रदेश। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? दोस्तों पॉलिशदार पाषाण उपकरण की बात करें तो ये है दोस्तों नवपाषाण युग की विशेषता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवपाषाण जो है दोस्तों वो नवपाषाण शब्द उस काल को सूचित करता है जब मनुष्य को धातु के बारे में जानकारी नहीं थी परंतु उसके अस्थायी निवास, पशुपालन, कृषि कर्म, चाक पर मृदभांड बनाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद में इस काल में ही मानव ने औजारों को घर्षित करके उन्हें पॉलिश करके चमकदार बना दिया करते थे। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों राज्य विधान परिषद के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहला कथन कह रहा है महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। उसके बाद में कथन बी कह रहा है विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 होती है जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अगला कथन कह रहा है न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है जो कि ये कथन गलत है। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिलहाल देख लेते हैं जो ऑप्शन डी कह रहा है वो क्या कह रहा है। तो दोस्तों चौथा कथन जो है वो कह रहा है कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो कथन गलत है वो है कथन नंबर सी अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ बात करें दोस्तों तो बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 होती है और न्यूनतम सदस्य संख्या की बात करें तो वो 40 होती है लेकिन यहाँ पे 60 दिया हुआ है। इस तरीके से ये कथन जो है वो गलत है। इसके बाद में बात करें दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में तो जम्मू कश्मीर में विधान परिषद को अब खत्म कर दिया गया है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? दोस्तों ये नीचे जो 4 घटना दी हुई है ये शिवाजी से संबंधित है और इन चारों घटनाओं में सबसे ये बताना है कि ये सबसे सही क्रम क्या होगा। तो इसका सही क्रम हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले पुरंदर पर विजय हुआ था, पुरंदर दुर्ग पर विजय, उसके बाद में सूरत की पहली लूटमार और उसके बाद वाला जो घटना हो जाएगा वो हो जाएगा उसका राज्याभिषेक और इसके बाद वाला घटना हो जाएगा कर्नाटक पर आक्रमण। अर्थात यदि इसके घटना की क्रम की संख्या को देखें तो सबसे पहले हो जाएगा 4, उसके बाद में 2, उसके बाद 1 और अंत में 3 अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों शिवाजी के बारे में। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं शिवाजी और शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में एवं 1670 ईस्वी में लूटा था। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है और शिवाजी ने दरबार में मराठी भाषा को अपने राजकीय भाषा के रूप में प्रयोग किया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है।
तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों ट्रेन की लंबाई की बात करें तो वो हो जाएगी 200 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपी और पेन पर अपना दोस्तों बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिक स्पेस नहीं है, हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन की बात करें तो वो जेरीमेंडरिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेरीमेंडरिंग जो कि इसका साधन नहीं है। दोस्तों प्रत्यक्ष या सीधे लोकतंत्र में सभी नागरिक जो हैं वो सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान करते हैं। सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई प्रतिनिधि या मध्यस्थ नहीं होता है। इसके बाद में दोस्तों जनमत संग्रह जो है वो प्रत्यावर्तन और आरंभक प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है। उस महिला का विजय से क्या संबंध होगा या क्या रिश्ता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उसके साथ पत्नी का रिश्ता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होती है। दोस्तों भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा की बात करें तो वो जो है दोस्तों वो मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा जो है वो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण ही होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। जाड़े के दिन में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून के कारण होती है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में कुछ संख्याओं का मान दिया हुआ है और सूची 2 में भी मान दिया हुआ है, लेकिन इन मान के तहत बताना है दोस्तों जो जेड का मान है वो कितना होगा। अर्थात यहाँ पर जेड का मान दिया हुआ है, जेड का मान कितना हो जाएगा। इस तरीके से इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 22.1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तब x का मान कितना होगा। दोस्तों अगर x का 1/4 जो है वो 6 से 5 अधिक होगा तब x की मान की बात करें तो वो हो जाएगा 44। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है। दोस्तों बात करें पृथ्वी के घूर्णन के बारे में तो इसका प्रावधान करने वाला जो है वो ऋतु परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी जो है वो सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है, जिसे ही पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं, और इसके कारण दिन व रात का बनना होता है और पवनों का विक्षेपण तथा कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। ऋतु परिवर्तन जो है दोस्तों वो परिक्रमण के कारण ही होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अनुच्छेद 368 के बारे में तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 19 के द्वारा दिए गए मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 एवं 21 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्तवासी या स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अर्थात भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची के द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 6ठी अनुसूची के द्वारा। दोस्तों बात करें 6ठी अनुसूची के बारे में तो भारत में कई स्वायत्त प्रशासनिक विभाग थे जिन्हें केंद्र सरकार ने अपनी राज्य विधान मंडलों के अधीन भिन्न भिन्न स्तरों की स्वायत्तता प्रदान कर दी है, और इन स्वायत्त परिषदों के स्थापन और कार्यकाल जो है वो संविधान की 6ठी अनुसूची के आधार पर सुनिश्चित किए गए हैं।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है एफ्ला बीस का उत्पादन होता है। दोस्तों एफ्ला बीस की उत्पादन की बात करें तो वो कवक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एफ्ला बीस एक विषाक्त पदार्थ है जो कि मक्का, मूंगफली, कपास जैसे कि कृषि फसलों पर पाए जाने वाले कुछ फंगस अर्थात कवक के द्वारा उत्पादित होते हैं। इसके बाद में कह रहा है दोस्तों एफ्लाटॉक्सिन का उत्पादन करने वाली मुख्य फंगस अर्थात एस्परगिलस फ्लैक्स और एस्परगिलस पेरोसिटिकस हैं जो कि दुनिया में गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया की बात करें तो वे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही ग्रहण किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था तथा राज्यसभा में नामांकन की व्यवस्था जो है वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए। दोस्तों प्यूनिक युद्ध जो हैं वो रोम और कार्थेज के बीच में लड़े गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यूनिक के बारे में बात करें तो प्यूनिक के तीनों युद्ध जो कि 264 ईस्वी पूर्व से लेकर के 146 ईस्वी पूर्व के मध्य में यूरोप के प्रदेशों एवं भूमध्य सागर के कार्थेज एवं रोमन सैनिकों के बीच में हुए थे। तीनों ही युद्ध में कार्थेज की पराजय एवं रोम सैनिकों की विजय हुई थी। बात करें प्रथम युद्ध के बारे में तो दोस्तों प्यूनिक के जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 261 से लेकर के 241 ईस्वी पूर्व तक हुआ था, जबकि द्वितीय युद्ध हुआ था 218 से लेकर के 201 ईस्वी पूर्व तक। वहीं तृतीय युद्ध की बात करें तो 149 ईस्वी पूर्व से लेकर के 146 ईस्वी पूर्व तक हुआ था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्र के 47 क्रोमोसोम XXY होते हैं वे क्या हैं। दोस्तों वे हैं, इसकी बात करें तो वे हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। दोस्तों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो ये पुरुषों में होता है और इस रोग से ग्रसित पुरुष के गुणसूत्र की संख्या जो है वो 47 होती है। इस रोग से ग्रसित पुरुष जो है वो नपुंसक होते हैं और टर्नर सिंड्रोम जो है वो स्त्रियों में होता है और इस रोग से जो स्त्री ग्रसित होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि 23 नंबर के रूप में है और प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। दोस्तों नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन 4 ऑप्शनों को पढ़ करके बताना है कि कौन सा ऑप्शंस जो है वो मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होता है, यह कथन जो है वो मुख्यमंत्री के संबंध में नहीं है। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को और यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जो कि देश में मानवाधिकारों का प्रहरी भी है। यह संविधान के द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे रंगनाथ मिश्र। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि 24 नंबर के रूप में है और 24 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ट्रांसफार्मर जो है वो नहीं बन सकता है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है वो एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बात करें तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है वो एक विद्युत उपकरण है जिसका प्रयोग विद्युत की वोल्टता को उच्च या निम्न करने के लिए किया जाता है। एकीकृत परिपथ जिसको कि आईसी भी कहा जाता है उसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्नलिखित में से किस लेन देन पर लगाया जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात करेंसी के लेन देन पर लगाया जाता था। दोस्तों टोबिन टैक्स की बात करें तो टोबिन टैक्स वह कर होता है जो कि विदेशी मुद्रा कारोबार पर लगाया जाता है
अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन ने 1971 ईस्वी में इस कर का प्रस्ताव किया था और उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया टोबिन टैक्स। इस कर को लगाने का उद्देश्य जो है वो लघुकालीन वित्तीय पूंजी के तेज प्रवाह को नियंत्रित करना था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्थात अब्दुस समद। अब्दुस समद जो हैं वो मुगल दरबार के प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे और इन्हीं के नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग भी स्थापित कर दिया था। दोस्तों बात करें अकबर के बारे में तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार रहा करते थे अब्दुल समद और दसवंत एवं बसावन, ये प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मुहम्मद कुसैद कश्मीरी को दिया था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन हुआ करते थे जिसे अकबर ने कंठाभरण या वाणी विलास की उपाधि दी थी। दोस्तों तानसेन को अकबर के द्वारा ही कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दे दी गई थी, कंठाभरण वाणी विलास। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि 27 नंबर प्रश्न के रूप में है और प्रश्न कह रहा है, एक शर्ट को 1353 रुपया के बजाय 1425 रुपया में बेचने पर 8% ज़्यादा प्राप्ति होती है तो शर्ट का लागत मूल्य कितना होगा। दोस्तों 1353 रुपया के बजाय वहाँ पर 1425 रुपया में बेचा जाता है, अर्थात 1425 रुपया में से 1353 रुपया जब घटाएंगे वो जितना आता है वो 8% के बराबर हो जाता है। तो इसके बाद बताना है दोस्तों कि शर्ट का लागत मूल्य कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 900 रुपया हो जाएगा। फिलहाल स्पेस न रहने की वजह से हम लोग ज़्यादा इसे डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 28 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप जो है वो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य प्रदेश में स्थित है या प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी राज्य प्रदेश। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है। दोस्तों भारत में इस्पात उद्योग की जो बात करें तो उससे जो है वो कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण जो नहीं है उसकी बात करें वो है वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया गया कर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें प्रत्यक्ष कर के बारे में तो प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही कर का अंतिम भार वहन करता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, बिक्री कर, उत्पादन कर, सीमा कर या सीमा शुल्क, इसके साथ साथ दोस्तों जीएसटी इत्यादि, ये सब जो हैं वो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार वर्णित है। भारतीय संविधान में शिक्षा और संस्कृति के अधिकार की बात करें तो वो अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें भारतीय संविधान में कुल अधिकारों की तो कुल मिलाकर के 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसमें से पहला है समानता का अधिकार जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में किया गया है। दूसरा अधिकार है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। उसके बाद में जो अगला मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में। पांचवा मौलिक अधिकार की बात करें तो वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों छठा जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 32 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है,
निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ करने वाले की बात करें तो वो थे दोस्तों थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात थॉमस मुनरो के द्वारा ही रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी के बाराहमहल जिले में सर्वप्रथम लागू किया गया था। रैयत का आशय होता था कृषक एवं बाड़ी का आशय होता था प्रबंधन, अर्थात किसानों के साथ प्रबंधन ही रैयतवाड़ी कहलाती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का श्रेय जो है वो थॉमस मुनरो को ही जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को कहती हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की बारिश को कहा जाता है दोस्तों काल बैसाखी अर्थात नार्वेस्टर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि 34 नंबर प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है अज्ञात राशि को ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ एक सर्किल दिया हुआ है और इस सर्किल में कुछ संख्याएं दी हुई है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, वाट दिया हुआ है, और यहाँ पे 81 दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर 6561 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया गया है इस पे बताना है कि कौन सा अंक आएगा। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 81 का जो है वो स्क्वायर करने के बाद आ रहा है 6561। ठीक उसी प्रकार ये 81 जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो संख्या आने वाली है उसके स्क्वायर के बराबर होगी। फिर यहाँ पे जो संख्या है वो 3 के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। तो इस तरीके से 3 का स्क्वायर हम लोग देखते हैं कि 9 हो जाएगा, और 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 81 हो जाएगा। अर्थात यहाँ जो संख्या दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर 9 आ जाएगा, रिक्त स्थान पे 9 आ जाएगा। इसका सही आंसर होगा 9। फिलहाल हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शंस को, तो इसका ऑप्शंस के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का जब चुनाव हो और उस चुनाव में जब कोई विवाद हो जाता है तो उस समय निर्णय लेने वाले होते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय लेगा वही सर्वमान्य होगा। बात करें दोस्तों भारत की जो राष्ट्रपति होते हैं उनके चुनाव के बारे में, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, और इसका प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद जो होते हैं उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है, और निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य जो हैं वो अवैध नहीं होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 36 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस किसका रिसाव हुआ था? दोस्तों भोपाल गैस दुर्घटना में जो विषाक्त गैस निकला हुआ था उस गैस का नाम हुआ करता था मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात वो विषाक्त गैस जो है वो मिथाइल आइसोसाइनेट ही है। भारत का जो ये मध्य प्रदेश राज्य है और उसी राज्य में भोपाल नामक शहर में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को ही एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी और उसी औद्योगिक दुर्घटना में भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनेट अर्थात MIC नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, और इस दुर्घटना में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग जो हैं वो अपाहिज हो गए थे। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 37 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है माना PQ तथा RS 2 समानांतर रेखाएं हैं। यदि दोनों के बीच की लंबवत दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा A एक बिंदु है जिसकी PQ तथा RS की दूरी समान है। दोस्तों चित्र नीचे दिया हुआ है, और यदि कोण PAR 120 डिग्री है तब कोण APQ तथा कोण APR के बीच संबंध क्या होगा? इस तरीके से ये फिगर दिया हुआ है दोस्तों, और प्रश्न पूछ रहा है कोण APQ तथा कोण APR के बीच में संबंध को बताना है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रश्न में जो कह रहा था कि माना PQ तथा RS 2 समानांतर रेखाएं हैं। दोस्तों ये PQ और जो RS है ये 2 समानांतर रेखाएं हो जाती है, और इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी की बात करें तो वो 2 सेंटीमीटर हो जा रही है। और ये जो है
एक बिंदु है, यहाँ पर ए एक बिंदु है जिसकी पी क्यू तथा आर एस से दूरी समान है। अर्थात पी क्यू की बात करें तो यहाँ पे जो पी क्यू है उससे और आर एस जो है उससे ये एकदम बीच में है, सेंट्रलाइज है। और बताना है कि पी कोण पी ए आर अर्थात पी ए आर जो दिया हुआ है 120 डिग्री। उसके बाद में बताना है कि कोण ए पी क्यू, ए पी और क्यू ये जो कोण है ये वाला उसमें, और ए पी आर अर्थात ए पी आर जो दिया हुआ है इसमें संबंध क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोण ए पी आर जो है वो ए पी आर ये कोण जो है वो बराबर हो जाएगा ए पी क्यू अर्थात कोण ए पी क्यू के दोगुना का। इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 38 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कल से एक दिन पहले शनिवार था, अगला मंगलवार कब होगा। कल से एक दिन पहले शनिवार था तो बीता हुआ कल हो जाएगा दोस्तों रविवार, और आज का दिन हो जाएगा सोमवार, तो आने वाला कल हो जाएगा मंगलवार। इस तरीके से इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अर्थात मंगलवार जो होगा वो आने वाला कल होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित हैं। दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित होने वाले हैं उसमें है दोस्तों सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है निर्विरोध निर्वाचन होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत की जो प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो वो है दोस्तों एन संजीवा रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं और वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। केवल नीलव संजीव रेड्डी जो हैं वो ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एक बार चुनाव में हार गए हैं, फिर दूसरे बार में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। केवल बीबी गिरी के निर्वाचन के समय में ही दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 41 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन के समस्थानिक जो नहीं है उसकी बात करें तो वो दोस्तों इट्रियम जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे बात करें हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में तो कुल मिलाकर के हाइड्रोजन को अभी तक 3 समस्थानिक ज्ञात हुए हैं जिनमें कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। ड्यूटेरियम की ऑक्साइड जो है वो दोस्तों वो D2O अर्थात भारी जल को कहते हैं, जो कि भारी जल की खोज यूरे और वासवर्न ने की थी और भारी जल जो है वो 3.8 डिग्री सी पर जम जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 42 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान के द्वारा लागू की गई थी। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली की बात करें तो वो लागू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बात करें अलाउद्दीन के बारे में तो अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से उतना ही वजन के बराबर मांस काट लेने का आदेश दिया था और इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया हुआ था। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब अर्थात सेंसर एवं नाजीर जो कि नाप तौल के अधिकारी होते थे उनको नियुक्ति की गई थी और इनकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हुई थी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि 43 नंबर के रूप में है और प्रश्न कह रहा है अकबर के 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। दोस्तों अकबर के जब 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था अकबर के द्वारा तो उस समय मेवाड़ का शासक हुआ करता था दोस्तों राणा उदय सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा उदय सिंह। चित्तौड़ की घेराबंदी हुई थी 20 अक्टूबर 1567 से 23 फरवरी 1568 ईस्वी तक। वर्ष 1567 ईस्वी में मेवाड़ राज्य पर मुगल सम्राट अकबर के द्वारा किया गया ये सैनिक अभियान था जिसमें कि चित्तौड़ की घेरेबंदी की गई थी और उस समय मेवाड़ का जो शासक हुआ करता था वो था राणा उदय सिंह और उसके सेनापति हुआ करता था जयमल और उसमें जो है दोस्तों मुगलों को विजय प्राप्त हुई थी और राणा उदय सिंह की जो सेना है उसे शिकस्त अर्थात पराजय का सामना करना पड़ा था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 44 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है
पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है? पटाखों के जलाने के बाद जो उसमें से हरी ज्वाला निकलती है दोस्तों, वो निकलती है बेरियम के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेरियम। बात करें दोस्तों आतिशबाजी के दौरान जो पटाखा छोड़ा जाता है उसमें से जो हरा रंग जो है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण ही निकलता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग जो है वो स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 45 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे। लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता की बात करें तो वे हुआ करते थे राम सुभाग सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है, अर्थात संसद का जो अंग होता है उसमें से लोकसभा जो है वो प्रथम अंग होता है या निम्न अंग होता है, जिसको कि निम्न सदन भी कहा जाता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल हुआ था 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 1957 ईस्वी तक। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर एवं उपाध्यक्ष की बात करें तो वो अनंत शयनम अयंगर थे। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य की संख्या जो है वो अधिकतम 500 निर्धारित की गई है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 46 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरूबिक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों इस अभिक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का अध्ययन जो है वो सर्वप्रथम एम्बेडेन मेयरहॉफ पार्सन ने किया था और इसीलिए इसे EMP पथ भी कहते हैं। इसको ओनोक्सी श्वसन या शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा मुक्त होती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 47 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गारो खासी और जयंतिया की बात करें तो वो मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गारो खासी और जयंतिया जो हैं वो भारत के पूर्वोत्तर में स्थित पर्वतीय क्षेत्र हैं। ब्रिटिश काल में ये असम प्रांत के भाग हुआ करते थे, अब ये मेघालय के अंतर्गत आते हैं। यह जो है वो दक्षिण पठार का ही एक भाग माना जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 48 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप की बात करें तो डेविस कप का संबंध जो है वो टेनिस से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ साथ डेविस कप के अलावा भी होता है दोस्तों फेड कप और उसके बाद में बीटमैन कप जो कि टेनिस से ही संबंध रखता है। इसके बाद में डुरंड कप, रोबर्ट्स कप और मर्टेका कप तथा संतोष ट्रॉफी की बात करें तो वो फुटबॉल से संबंधित है, जबकि रंगास्वामी कप, बेटन कप, आगा खां कप तथा नेहरू ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 49 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अर्थात एक तरफ जो है वो जलयान निर्माण उद्योग है और दूसरे तरफ उसकी अवस्थिति है। अर्थात जलयान निर्माण उद्योग और उसकी इस राज्य में स्थिति है, उसकी अवस्थिति है, इसका सही सुमेलन कौन नहीं है ये पता करना है। सबसे पहले बात करते हैं गार्डन रीफ सीच लिमिटेड जो कि कोलकाता से संबंधित है, ये बिल्कुल सही मिलन है। उसके बाद में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो कि वास्को डिगम्मा अवस्थिति इसका बता रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद में माझगांव डॉक लिमिटेड जो कि और गोवा, ये सही सुमेलन नहीं है। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से बात करें माझगांव डॉक लिमिटेड के बारे में तो माझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड का जो मुख्य कार्य है वो मुंबई एवं नाहवा यार्ड के उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर पनडुब्बियों एवं युद्धपोत का निर्माण करना है और इसकी स्थापना जो है वो 1934 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय की बात करें तो वो मुंबई में है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 50 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है। दोस्तों राज्यसभा जो है वो साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है 6 माह के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों राज्यसभा के साधारण विधेयक के बारे में तो साधारण विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है और इसे राज्यसभा के द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक करके रख सकती है। धन विधेयक जो है वो लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है और इसे राज्यसभा जो है वो अधिकतम 14 दिन के लिए रोक के रख सकती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 51 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है यदि उनका लस
अर्थात लघुत्तम समापवर्तक 240 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वो बड़ी संख्या हो जाएगी 80। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 52 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबित करना क्या कहलाता है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबित करके रखना जो है वो कहलाता है प्रतिलंबन, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिलंबन। बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रतिलंबन करने, प्रतिहार करने और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। इसके साथ साथ बात करें तो प्रतिलंबन में किसी दंड पर या विशेषकर मृत्यु दंड पर रोक लगाया जा सकता है ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? दोस्तों, भारतीय राज्यों का जो आज़ादी के बाद में पुनर्गठन हुआ उसका आधार हुआ करता था भाषाई, अर्थात उनके भाषाई आधार पर ही उनका पुनर्गठन किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, राममुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी और 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो कुर्नूल हुआ करती थी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि 54 नंबर प्रश्न के रूप में है और प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अर्थात संपादक और समाचार पत्र से सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात एनी बेसेंट जो है वो सर्वेंट ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संपादक नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये जितने भी सुमेलन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। बात करें संवाद कौमुदी के बारे में तो संवाद कौमुदी जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है वो संपादित किया गया था। इसके बाद में बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा बात करें तो वो सोम प्रकाश किया गया था। इसके साथ बात करें दोस्तों, मोतीलाल घोष के द्वारा ही अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 55 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या जिससे 147 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए वह संख्या क्या होगी? यहाँ पे वो संख्या दी हुई है दोस्तों 147 वो संख्या दी गई है और उसमें बताना है कि वह कौन सी छोटी संख्या है जिसको गुणा कर दिया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्ग निकालने के लिए लसन ले लेते हैं दोस्तों। तो 7 से होगा, फिर यहाँ पे 21 हो जाएगा और इसको फिर 7 से किया जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा और इस तरीके से आगे प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर के फॉर्म में 2 7 मिल रहे हैं लेकिन 3 यहाँ पर अकेले है, तो इस 3 को भी वर्ग बनाने के लिए एक 3 की और आवश्यकता होगी, अर्थात वो संख्या हो जाएगी 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात वो संख्या 3 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन के सदस्य की बात करें तो वो विलियम वार्ड नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा के स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों के विचार विमर्श के लिए ही एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की और 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन जो है वो दिल्ली पहुंच गया। इस शिष्टमंडल के सदस्यों की बात करें तो उसमें सदस्य हुआ करते थे एस्टोफेड क्रिप्स, उसके बाद में पैंथिक लॉरेंस और इसके साथ साथ एबी अलेक्जेंडर। इसके साथ बात करें तो वो विलियम वार्ड इसमें नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 57 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भ्रूण एवं गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना की बात करें तो उसे कहा जाता है अपरा अर्थात प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 58 नंबर जो कि कह रहा है, मीना-माटा रोग जो है वो निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मरकरी अर्थात पारा के कारण ही। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पारा युक्त अर्थात मरकरी युक्त यदि पानी की बात करें तो मरकरी युक्त पानी पीने से ही मीनी माता रोग और कैडेमियम से
इटाई इटाई रोग, जबकि एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन करने से एस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा रोग हो जाता है। इसके बाद में वायु प्रदूषक एस्बेस्टोस जो है वो धूल फेफड़ों को, और पारा जो है वो रक्त धाराओं को, एवं CO जो है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 59 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन क्या है? दोस्तों यह कथन की बात करें तो वो है फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 60 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है यदि 2 मेजों तथा 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 रुपया है, जबकि 3 मेजों तथा 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य है 2500 रुपये, तो 4 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 800 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या की बात करें तो वो है 9, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 हो जाएगा इसका सही आंसर। बात करें भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटीय रेखा जो है वो सबसे लंबी है, और इसके बाद में आंध्र प्रदेश की तट रेखा लंबी है। बात करें तो भारत के कुल 9 राज्य जो हैं वो तट रेखा से लगे हुए हैं, और उन राज्यों का नाम जो है वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल। ये राज्य भारत के जो हैं जो कि समुद्र से सटे हुए राज्य हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 62 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है पादशाहनामा का रचयिता कौन है? पादशाहनामा के रचयिता की बात करें तो वो है अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अब्दुल हमीद लाहौरी के बारे में तो पादशाहनामा जो है वो एक मुगल कालीन इतिहासकार कृति है, जिसकी रचना अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा ही की गई थी। पादशाहनामा को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने शासनकाल का प्रमाणिक इतिहास माना है। इसके बाद में शाहजहां का जो संपूर्ण वृत्तांत जो है वो इसी में लिखा हुआ है, और अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहां का सरकारी इतिहासकार हुआ करता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 63 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? वो कौन सी नदी है जो ज्वार नदमुख बनाती है? तो वो नदी हो जाएगी दोस्तों तापी या ताप्ती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तो अरब सागर में बहने वाले नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो हैं वो समुद्र में गिरते समय डेल्टा का निर्माण करती है, न कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। पश्चिमी वाहिनी नदी की बात करें तो नर्मदा उत्तर में विंध्याचल पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रांस घाटी से होकर के प्रभावित होती है या प्रवाहित होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 64 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है गांधी सनार बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो चंबल का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी सागर, यहाँ पे सनार नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सागर होना चाहिए। तो इस तरीके से गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, महाराणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में है वो चंबल नदी पर, माता टीला बांध एवं राजघाट बांध जो है वो बेतवा नदी पर, उसके बाद में काकरा पार बांध एवं उकाई बांध जो है वो ताप्ती नदी पर स्थित है। पंचमेश्वर परियोजना की बात करें तो ये भारत और नेपाल की संयुक्त उपक्रम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 65 नंबर प्रश्न, जो कि रीजनिंग से संबंधित है, और प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रेणी में लुप्त पद को ज्ञात करना है। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात R24H जो है वो लुप्त पद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उन पर पाए गए अंकों का योग 8 नहीं होने की संभावना क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा, उसकी संभावना हो जाएगी 31/36। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? अर्थात नीचे जो 4 राज्य दिए हुए हैं इन राज्यों में से बताना है कि किस एक राज्य में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात
केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो कि उत्तराखंड में है, और इसका पुराना नाम जो है वो हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। देश में सर्वाधिक 11 जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है, और इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के लेह जनपद में स्थित है, जिसका नाम है हिमिस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 68 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापकता का सिद्धांत अर्थात ड्राफ्टिंग ऑफ लैब्स के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात व्यापकता का सिद्धांत या राज्य हड़प की नीति जो है वो 1848 से 1856 ईस्वी तक चली थी, और भारतीय इतिहास में ये हिंदू भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार संबंधी प्रश्नों से निपटाने के लिए ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल डलहौजी के द्वारा 1848 ईस्वी में ही तैयार किया गया ये नुस्खा था। इसके बाद में सन 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी राज्य में भी मिला लिया गया। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सदाबहार वन की स्थिति को देखें तो वे सबसे अधिक पाए जाते हैं असम में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन जो हैं वो देश के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और ये वन सालों भर हरे भरे रहते हैं तथा पतझड़ में इसकी पत्तियां नहीं गिरती है। ये भारत के पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, खास करके असम और मेघालय तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर जो कि कह रहा है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के रक्तचाप की बात करें तो 120/180 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्तचाप की खोज की बात करें तो वो विलियम हार्वे के द्वारा ही की गई थी, और सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो है वो सिस्टोलिक 120 तथा डायस्टोलिक 80 होता है। रक्तचाप या रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम है एस्फिग्नोमैग्नोमीटर। रक्त जो है वो एक तरल संयोजी ऊतक है, और रक्त एक क्षारीय विलयन भी है जिसका पीएच मान होता है 7.4। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, सुंदर वन जाने जाते हैं। सुंदर वन जो है वो मैग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्रोव जो है वो एक प्रकार की वनस्पति है जो कि खारे पानी में उत्पन्न होती है, और इन्हें अनूप वन भी कहा जाता है। नदियों के डेल्टाई इलाके में ये वन पाए जाते हैं, और पश्चिम बंगाल में मौजूद सुंदर वन मैग्रोव वन ही है। इसी तरह दोस्तों इन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 72 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है, यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है, और क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है वो है आईसीसी, जिसका मुख्यालय दुबई में है। इसके साथ साथ और भी इसके कुछ शब्दावली की बात करें तो उसमें चाइना मैन, स्ट्रोक, कबर, स्लिप पॉइंट, कबर, मिड ऑन, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, ये सब तमाम तरह के जो शब्द है वो दोस्तों क्रिकेट में ही प्रयोग किए जाते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 73 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध राज्य की बात करें तो वो है केरल, अर्थात केरल राज्य में ही नौका दौड़ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अराणमूला नौका दौड़ भारत के दक्षिण पश्चिमी राज्य केरल की प्राचीन भव्य जल क्रीड़ा है। दोस्तों इसका आयोजन जो है वो ओणम पर्व के अवसर पर ही अगस्त और सितंबर के महीने में की जाती है, जो कि चंपा नदी के तट पर अराणमूला नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन को समर्पित एक मंदिर के निकट किया जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, यदि R1 और R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध हैं जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो ये निम्नलिखित में से क्या संबंध होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इस स्थिति में R2 बराबर हो जाएगा 2R1 का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को।
75 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत का वह राज्य जहां विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है। अर्थात भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर विश्व का सबसे अधिक थोरियम का भंडार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केरल में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। थोरियम की बात करें तो ये आवर्त सारणी के एक्टिनाइड्स श्रेणी का प्रथम तत्व है जिसकी खोज बर्जीलियस के द्वारा की गई थी। यद्यपि इसके अनेक अयस्क ज्ञात किए गए हैं परंतु मोनोजाइट और मोनोजाइट जो है वो इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जिसमें थोरियम तथा अन्य विरल मृदाओं के फॉस्फेट रहते हैं। संसार में मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार जो है वो भारत के केरल राज्य में ही है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनैतिक उपविभाग में आता है। कंबोडिया की बात करें तो वो आता है दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया के भाग हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंबोडिया जिसे कि पहले कंपूचिया के नाम से भी जाना जाता था वो दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है और यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो वो है लगभग, इसकी जनसंख्या जो है 1,43,00,000 हैं। दोस्तों नामपेन जो है वो इस राज्य क्षेत्रीय देश का सबसे बड़ा शहर एवं यहाँ की राजधानी है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 77 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की है। आत्मीय सभा की स्थापना की बात करें तो वो किया गया है राजा राम मोहन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है आत्मीय सभा की स्थापना। और ये कब की गई है तो ये 1815 ईस्वी में ही की गई है। वेदांत कॉलेज की स्थापना की बात करें तो 1825 ईस्वी में की गई है, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन के द्वारा ही की गई है। और ब्रिटिश सार्वजनिक सभा जो कि रहनुमाई रामदयान तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 78 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए अर्थात डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करें तो इसकी खोज अल्टमैन ने किया था और बेंडा ने इसका नामकरण किया था। यह कोशिका का श्वसन स्थल भी है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 79 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दो सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था। अर्थात नीचे दिए गए शासकों में से वो कौन ऐसा शासक है जो अश्वमेध यज्ञ को संपादित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की बात करें तो ये आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था और इन्हीं विजयों के कारण ही इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ संपादित करके अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी। इसमें विक्रमांक की उपाधि भी धारण की थी और इसे कविराज भी कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 81 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है एक गोले बेलन तथा शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है तब उसके वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 4:4:5। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। दोस्तों नीचे 4 नदियों का नाम दिया गया है और इन 4 नदियों के नाम में से बताना है कि वो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो वो नदी है ताप्ती जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 83 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है यदि VARANASI अर्थात वाराणसी का जो कूट है वो इतना दिया हुआ है तो कोलकाता का कूट कितना हो जाएगा। दोस्तों ये रीजनिंग का प्रश्न है और इसके अनुसार देखने को ये मिल रहा है कि ये जो शब्द है उसमें और ये जो इसका कूट दिया गया है इसमें एक एक अक्षर की वृद्धि हो रही है। अर्थात फर्स्ट लेटर में 1 अक्षर, सेकंड लेटर में 2 अक्षर, फिर तीसरे क्रम पर जो है उसमें 3 अक्षर, चौथे क्रम पर जो है उसमें 4 अक्षर की बढ़ोतरी हो रही है। तो इसी क्रम से सीधे सजाने के बाद जो
कोलकाता के लिए जो कूट बन करके तैयार हो रहा है वो हो जा रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला कूट, अर्थात ये सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 84 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था। विक्रम संवत की बात करें तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से सर्वाधिक लोकप्रिय जो है वो राष्ट्रीय संवत वो विक्रम संवत ही है और इसका आरंभ सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 57 ईस्वी पूर्व में चैत शुक्ल प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ किया था। और विक्रम संवत जो होता है वो ईस्वी सन में यदि 57 वर्ष को जोड़ दिया जाता है तब जाके मिलता है दोस्तों, अर्थात ईस्वी सन में जब 57 वर्ष और ऐड किया जाता है तब विक्रम संवत के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 85 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है। खाने के नमक से के नाम से जाने जाने वाला है NaCl, अर्थात सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाने का नमक जो है वो इसका रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम क्लोराइड ही है, जिसका क्रिस्टल जो है वो पारदर्शक एवं घनाकार होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 86 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए x के सभी मानों को निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 87 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है उपयुक्त आवृत्ति पर प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है। दोस्तों इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 88 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है समीकरण x प्लस बी बटा ए प्लस बी बराबर x माइनस बी बटा ए माइनस बी का हल क्या होगा। इसको हल करने के बाद आ जाएगा दोस्तों x बराबर हो जाएगा ए के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 89 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। वे हैं दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात गुलजारी लाल नंदा ही है जो कि प्रधानमंत्री बनने से पहले कहीं के भी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें चौधरी चरण सिंह के बारे में तो ये प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुके थे। उसके बाद में मोरारजी देसाई की बात करें तो मोरारजी देसाई जो हैं वो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व बम्बई के मुख्यमंत्री रह चुके थे। वे प्रथम प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस के बजाय अन्य दल के नेता थे। वे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान अर्थात भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद में बात करें HD देवगौड़ा के बारे में तो ये प्रधानमंत्री बनने से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 90 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा पादरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पादरी। बात करें तो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट्स जो है वो पादरी कहलाता था और द्वितीय स्टेट जो है वो अभिजात वर्ग का था, जबकि तृतीय स्टेट की बात करें तो इसमें देश की 90% जनता थी जिन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे और इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान एवं मजदूर सभी सम्मिलित थे। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 91 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी। कनिष्क की राजधानी की बात करें तो वो पुरुषपुर अर्थात पेशावर थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुषाण वंश के संस्थापक की बात करें तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल डफिसेस अर्थात कडफिसेस थे और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो वे कनिष्क थे और इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर हुआ करती थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी की बात करें तो वो मथुरा में थी और कनिष्क ने ही 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात बात करें कि भारत सरकार के द्वारा कौन सा संवत प्रयोग में लाया जाता है तो वो है दोस्तों शक संवत, जो कि कुषाणों के द्वारा ही चलवाया गया था। और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को।
92 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी के शब्दकोश के तीसरे स्थान पर आएगा। सबसे पहले उस शब्द को देखते हैं जो अंग्रेजी के शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। वो शब्द है दोस्तों स्पाइनेट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें 93 नंबर जो कि कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय की बात करें तो वो जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ बात करें तो गैट, रेड क्रॉस, व्यापारिक विश्व व्यापार संगठन, उसके बाद में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यूरोपियन आर्थिक समुदाय तथा संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। उसके बाद में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है तथा इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 94 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों दाब बढ़ाने के बाद बर्फ के गलनांक की बात करें तो वो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों तो गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। अर्थात जब गर्म किया जाता है, जब हीट दिया जाता है तो गर्म करने के बाद जिस पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है उस पदार्थ का दाब बढ़ाने पर जो है उसका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे कि मोम और घी। उसी तरह गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है उस पदार्थ का दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे कि बर्फ हो गया। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 95 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने 9 अंक हैं, 9 के अंक हैं जिनके पहले 5 का अंक हो तथा बाद में 3 का अंक न हो। इसमें काउंट करना होगा, इसमें देखना होगा और गिनना होगा। फिलहाल गिनने पर जो है वो मिल करके आता है 4, अर्थात 4 ऐसे अंक 9 के हैं जिनके पहले 5 का अंक हो आता है और बाद में 3 के अंक नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 96 नंबर जो कि कह रहा है माना कि PQR कोई त्रिभुज है। ये PQR कोई त्रिभुज दिया हुआ है और वो जो है वो त्रिभुज POR के अंदर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके संबंध में बताना है कि कौन सा संबंध सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात OP प्लस OQ जो है वो PQ से बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 97 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद 5408 रुपये हो जाएगा जब चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो वार्षिक देय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वो धनराशि हो जाएगी 5000 रुपये। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 98 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की बात करें तो वो है दोस्तों √2 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात √2 का स्क्वायर किया जाएगा तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 99 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा दिखाती है तब घंटे की सुई की दिशा क्या होगी। ये रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दक्षिण पश्चिम का दिशा इंगित करेगी। आगे बढ़ते हैं 100 नंबर प्रश्न और इस सेट का आखिरी प्रश्न जो कि कह रहा है शिक्षित व्यापारियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन करना क्या कहलाता है। दोस्तों शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन करना जो है वो कहलाता है प्रतिभा पलायन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात प्रतिभा पलायन की बात करें तो एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग एक देश से दूसरे देश में प्रतिभाशाली, शिक्षित या कुशल व्यक्तियों के बसने का वर्णन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कुल मिलाकर के इस सेट में जो कि 13वां सेट है इसमें इसको हम लोगों ने 100 प्रश्नों के साथ पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं और फिर अब आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग चर्चा करेंगे किसी अगले सेट में एक अगले सेट के साथ एक बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।